नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जन्म कुंडली मिलान को लेकर। जब भी जन्म कुंडलियों का मिलान किया जाए, वर और कन्या की जन्म कुंडलियों का मिलान किया जाए, तो हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। उन बातों को अगर ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि होने वाला जो विवाह है वह क्या शुभ रहेगा या वह अशुभ हो सकता है। तो यहां पर आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे, उनको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां हमारे सामने ये दो चार्ट हैं, जिसमें एक को मैं नाम दे देता हूं पहले चार्ट को कि ये वर का चार्ट है या हम कह सकते हैं लड़की का, ठीक है। दूसरे को हम नाम दे देते हैं कि कन्या का या आप वधू कह सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। जब भी मिलान करोगे तो इन बातों का ध्यान रखोगे। तो मैं पहला नियम आपको बता देता हूं ध्यान रखने के लिए। जब भी आप मिलान करें तो ये ध्यान जरूर रखें, यदि वर और कन्या की राशि एक हो, जैसे कि यहां चंद्रमा बैठे हैं, देखिए चंद्रमा जहां बैठते हैं उसको हम राशि कहते हैं, नाम राशि। अगर वर और कन्या की राशि एक ही है तो ये बड़ा शुभ योग माना जाता है, दोनों के बीच में बड़ा ही अच्छा ये योग माना जाता है। लेकिन यहां पर ये नाड़ी दोष भी उत्पन्न कर देता है। तो किन बातों का ध्यान रखें इसमें? ये एक राशि में हो, दोनों की राशि एक हो, बहुत अच्छा है। दोनों के नक्षत्र अलग होने चाहिए, अगर नक्षत्र भी अलग नहीं होते तब भी अच्छा है, लेकिन उनके चरण तो निश्चित रूप से अलग होने चाहिए। इसको नाड़ी दोष का परिहार भी बोलते हैं और वैसे भी ये योग अच्छा माना जाता है। तो यहां पर केवल इतना ध्यान रखना चाहिए इस सूत्र को यूज करते टाइम कि वर और कन्या का जब मिलान करें तो उनकी राशियां एक हों तो बहुत अच्छा माना जाएगा, उनके नक्षत्र एक हों तब भी अच्छा माना जाएगा, लेकिन नक्षत्र के चरण अलग होने चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जिससे हम देख सकते हैं इसको शुभ स्थिति मानते हैं। अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। अगला सूत्र है यहां पर ये जो अगला सूत्र है ये है द्वादश दोष कहलाता है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये वर की कुंडली में यहां पर चंद्रमा बैठे हो, यहां पर कहां पर, यहां बैठे हो चंद्रमा, तो मेष राशि हो गई वर की। अब कन्या की कुंडली में यदि ये चंद्रमा वृषभ राशि में बैठे हो तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा, यानी कि मेष राशि से अगली राशि जो बनेगी उसमें कन्या का चंद्रमा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें कब शुभ स्थिति बन जाएगी, जैसे यहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं वर की कुंडली में और कन्या की कुंडली में जो चंद्रमा है वह मीन राशि में बैठ जाए। अब ये द्वादश हो गए, मेष राशि से 12वें हो गए, तो 12वें तो चंद्रमा ठीक माने जाएंगे। किसके 12वें हो? वर की राशि से कन्या के, यानी कि वधू की राशि 12वीं हो तो अशुभ नहीं होती, लेकिन यदि यह राशि कौन हो जाए, यह राशि दूसरी बन जाए तो यह अशुभ मानी जाती है। तो पहली स्थिति क्या थी? अशुभ थी। पहली स्थिति अशुभ थी, फिर से बता देता हूं। पहली स्थिति में क्या दिया था कि यहां पर चंद्रमा बैठे, तो जब चंद्रमा बैठे तो यह स्थिति कौन सी बन गई? अशुभ स्थिति बन गई, यह अशुभ स्थिति बन गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी जब स्थिति देखोगे ये तो अशुभ हो गई,
अब शुभ के लिए ये जो मेष राशि में चंद्रमा है वर के, तो यहां पर कन्या राशि के चंद्रमा मेष से द्वादश यानी कि यहां पर होंगे, तो यह शुभ स्थिति बनेगी दोनों के बीच में। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अगले सूत्र की तरफ और बढ़ते हैं। चलिए, यहां तक आपको स्पष्ट हो गया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अब हमने द्वादश की जो दोष के बारे में चर्चा की, उसमें एक बात का ध्यान रखिए, यह दोष कहां नहीं लगेगा। अब देखिए, अगर वृषभ और मिथुन का हो, मानकर चलिए वर की राशि क्या हो, वृषभ हो, देखिए वर की राशि वृषभ हो और कन्या की राशि मिथुन हो, तब यह अशुभ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां शुक्र और यहां पर बुध दोनों मित्र हैं, इसलिए अशुभ नहीं होगा। दूसरी कंडीशन में बता देता हूं, ये कुछ जोड़े हैं जो मैं आपको अपवाद के रूप में बताता हूं द्वादश दोष को का अपवाद में। जैसे कि अगर वर की राशि क्या हो, वर की राशि कौन सी होनी चाहिए? यदि वर की राशि कर्क है तो कन्या की राशि अगर सिंह है उससे दूसरी, तो भी यह अशुभ नहीं होगा। ये ध्यान रखिए। क्यों? चंद्रमा और सूर्य मित्र हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखते चलिए। आपके देखिए, अगर यही स्थिति कहां पर बन जाए, जैसे अभी हमने कौन कौन सी राशियां ले ली, तो यहां पर कर्क सिंह हो चुकी है, कन्या तुला देखिए, अब इसमें आएगी कन्या और तुला की स्थिति। अगर कन्या और तुला की स्थिति बने कि वर का, ये अपवाद है जो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर अगर देखिए यहां इसके चंद्रमा बैठे हो और यहां पर चंद्रमा बैठे हो कन्या के, तो ये हो जाएगा, यहां पर दूसरे हो जाएगी कन्या की, तो वैसे तो अशुभ होती है, लेकिन फिर देखिए यहां पर बुध और शुक्र मित्र हैं, इसलिए ये अशुभ स्थिति नहीं मानी जाएगी। इसी तरीके से अगर यहां पर ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा वृश्चिक राशि में लड़के का हो और धनु राशि में लड़की का हो, यानी कि वर और कन्या को देखें। अब देखिए, मंगल और बृहस्पति आपस में मित्र हैं, है तो ये दोष, लेकिन ये दोष अशुभता नहीं लेकर आ सकता। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में मित्र हैं। इसी तरीके से अगर यही स्थिति बन जाए, कहां पर, अगर वर का चंद्रमा मकर में हो और कन्या का कहां पर हो, कुंभ में हो, तो वैसे तो सूत्र के अनुसार खराब स्थिति है, लेकिन दोनों का स्वामी एक ही है, इसलिए यहां पर यह अशुभता नहीं दिखेगी। एक इसमें और समझ लेते हैं, तो आप इनको नोट करते चलिए। वहीं अगर वर की जो कन्या की राशि है, वो यहां पर किसकी, ये इसकी हो जाती है, वर की राशि हो जाती है कौन सी, मीन, तो यहां लिख दे हम चंद्रमा, यहां देखिए यहां चंद्रमा हो और कन्या की में यहां मेष में हो, तो दूसरे हो गए भाई, वर से दूसरे हो गए, वर के जैसे यहां से दूसरा, यहां से अब देखो ये वर की राशि है, ये दूसरी हो गई चंद्रमा यानी कि, तो वैसे तो दोष है, लेकिन आप देखिए मंगल और बृहस्पति मित्र हैं, अभी हमने यूज किया था वृश्चिक और धनु में, तो यहां भी ये यूज होगा, तो इनमें यह दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इन स्थितियों में ये एक दूसरे के मित्र होते हैं, और कुंभ और मकर में जो शनि है वो क्या है, वो उसके कौन होते हैं, दोनों राशियों के स्वामी हैं, तो वहां पर भी कोई दोष नहीं लगता। अन्य स्थितियों में दोष लगेगा। कैसे लगेगा? अगर यहीं पर जैसे दोष कहां कहां लग सकता है, ये भी आप समझ लीजिए। जैसे यहां देखिए, आप मानकर चलिए चंद्रमा इसके यहां बैठे हुए हैं, कहां, मिथुन राशि में, और कन्या के बैठे हुए हैं कर्क राशि में, तो दोष लगेगा, तो यह अशुभ है, अगर यहां पर देखिए
इसके सिंह राशि में बैठे हुए हैं और यहां पर इसके कन्या राशि में, तो भी दोष लगेगा। और देखिए, अगर यहां पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से हम इन योगों को समझेंगे। अब देखिए, यहां पर अगले सूत्र को समझते हैं। अगर 3 और 11 की स्थितियां हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 11 की सभी स्थितियां शुभ मानी जाती हैं। तो 3-11 का जो, जैसे ये 2-12 का संबंध था, ऐसे ही 3-11 की सभी स्थितियां चाहे आगे हो चाहे पीछे सब शुभ मानी जाएगी। अब देखिए, 4-10 की जो स्थिति है वो शुभ होती है और उसके लिए जो अंक दिए जाते हैं वो 7 अंक दिए जाते हैं। लेकिन अगर वृषभ और सिंह का देखें, कर्क और तुला का देखें, कन्या और धनु का देखें, वृश्चिक और कुंभ का देखें, मकर और मेष राशि का देखें, मीन और मिथुन राशि का देखें, तो यहां पर राशियों के जो जोड़े होते हैं वो शुभ नहीं होते। क्यों नहीं होते शुभ? क्योंकि इनके राशि स्वामी जो होते हैं एक दूसरे के शत्रु होते हैं और इसके कारण से क्या होता है, दरिद्रता भी देखने को मिलती है। देखिए, सूत्र इसी तरीके से लगाओगे जैसे मैंने यहां पर लगाया। मानकर चलिए, जैसे कि हम एक लेते हैं कि वर्ग की कुंडली में यहां बैठे हुए हैं चंद्रमा और कन्या की कुंडली में यहां से 11वीं राशि में बैठी हुई कन्या की, तो कितने शुभ माना जाएगा? तो 11वीं में यहां पर चंद्रमा हो तो शुभ स्थिति होती है, हमेशा शुभ। ये शुभ स्थितियां बनती हैं। ये हो गई एक स्थिति 11वें। अब यहां से 3 और 11 का संबंध देखिए, मेष राशि 1 2 3 तीसरे नंबर की राशि बनेगी और यहां से 1 2 मैं दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वीं राशि यहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये चंद्रमा। इस तरीके से स्थितियां बने तो शुभ हैं, सभी स्थितियां शुभ होती हैं। लेकिन अब मैंने 4 की कंडीशन बताई। 4 की कंडीशन, 4-10 की कंडीशन में, जैसे मेष राशि में बैठा हुआ है लड़के का चंद्रमा यानी कि वर का, और तो कन्या का चंद्रमा कहाँ बैठे? कन्या का चंद्रमा बैठे मानकर चलिए कौन सी राशि में? मकर राशि में। अब मकर राशि में बैठे तो यह स्थितियां शुभ हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये आपस में शत्रु नहीं होने चाहिए, जिनके में भी जो 10-4 का संबंध बने। शत्रु कैसे? जैसे कि यहां शत्रु हैं, ये अशुभ है। कैसे? मैं बता देता हूं। अब देखिए, मेष का स्वामी कौन है? 1 नंबर में जो स्वामी बनता है मंगल बनता है, और यहां से 10 नंबर की जो राशि होती है इसका स्वामी कौन होता है? वो शनि होता है। अब शनि और मंगल में आपस में शत्रुता है, तो मकर मेष का ये जो संबंध है ये अच्छा नहीं माना जाएगा। कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे जो अच्छे नहीं माने जाएंगे? बाकी सब शुभ होंगे उनको छोड़ के, मैं उनको बता देता हूं कौन कौन से हैं जो अच्छे नहीं माने जाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं वृषभ राशि और सिंह राशि को। तो वृषभ राशि, ये मान के चलिए यहां चंद्रमा यहां बैठे हुए हैं, ठीक है, सिंह राशि में, और कन्या की राशि में कहां बैठे हुए हैं? वृषभ राशि में। अब ये स्थिति क्यों अशुभ है? क्योंकि इसके स्वामी सूर्य हैं और ये शुक्र हैं, इनकी आपस में शत्रुता है, ठीक है, इनकी आपस में शत्रुता है, इसलिए शुभ नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से हम अन्य ग्रहों को देखते चलेंगे कि 4-10 की स्थिति तो बने, 1 से 4 चौथा और 10वां, इस तरीके से इनका संबंध बने, लेकिन यहां पर आपस में शत्रु नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि कर्क और तुला का भी शत्रु माना जाएगा। कर्क चंद्रमा की राशि, तुला शुक्र की राशि, तो ये भी शत्रु हैं। कन्या और धनु, तो कन्या बुध की राशि, धनु किसकी राशि? बृहस्पति की राशि, तो यहां भी अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से वृश्चिक मंगल की राशि, कुंभ किसकी राशि है? कुंभ राशि बनेगी शनि की, तो भी अशुभ माना जाएगा।
अब आप लिख लिख कर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा चार्ट पर। मकर और मेष का मैंने बता दिया। ऐसे ही मिथुन और मीन का भी आप देखोगे तो बुध, देखिए मैं शत्रुता में बता दूं जो नैसर्गिक में, तो बुध और बृहस्पति की, वहीं मंगल और शनि की शत्रुता रहेगी, और शुक्र और सूर्य की, और चंद्रमा और सूर्य की भी शत्रुता रहेगी। तो ये हमें बातें ध्यान में रखनी है। ये जोड़े शुभ नहीं माने जाते, बाकी सब अच्छे माने जाते हैं। अच्छा, अगर ऐसा जोड़ा बनता है तो होता क्या है, इसके कारण से गरीबी देखने को मिलती है, आपस में विवाह के बाद में गरीबी देखने को मिल जाती है। एक सूत्र हमारा है नव पंचम दोष का। विवाह में ये सूत्र भी देखना बहुत आवश्यक है, नव पंचम दोष का। नव पंचम दोष, नव पंचम दोष, ठीक है। नव पंचम दोष है क्या? देखिए, जब भी यह स्थिति होती है, इसमें राशि में कि जो स्वामी हैं वो सदैव नैसर्गिक मित्र होते हैं, लेकिन यह स्थिति अशुभ होती है और कोई भी अंक इसमें नहीं दिया जाता। जब वर की राशि से वधू की राशि पंचम होती है, वह अधिक अशुभ कहलाती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके कारण से संतति जो होगी उससे संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। लेकिन जब वर की राशि से वधू की राशि नवम होती है तो यह अशुभ नहीं होती। पंचम पर अशुभ है, नवम पर अशुभ नहीं है। देखिए समझा देता हूं कैसे। मानकर चलिए, यदि वर की राशि मेष राशि है तो कन्या की राशि अगर सिंह राशि निकले तो ये अशुभ है। लेकिन शुभ कब होगी? जब वर की राशि मेष राशि है और कन्या की राशि क्या निकल के आए? कन्या की राशि नवम। तो नवम राशि कौन सी हो गई? बृहस्पति की। तो ये जो राशि निकले, धनु राशि आए, तो वहां पर यह शुभ होगा। तो पंचम राशि संतान से संबंधित समस्याएं लाती है, लेकिन वहीं नवम राशि अशुभ नहीं होती, शुभ मानी जाती है। यह सूत्र भी हमने समझ लिया, इसको भी आप लगाकर देख लीजिए जब भी मिलान करें तो। एक सूत्र और समझ लेते हैं, सदाष्टक योग कहा जाता है। ये सदाष्टक योग कैसे? 6 और 8 का संबंध। ये सदाष्टक योग बड़ा अशुभ माना जाता है। जब इसमें राशि स्वामी आपस में नैसर्गिक शत्रु हों तो और अधिक अशुभ हो जाएगा, और जब राशि स्वामी एक दूसरे के मित्र हों अथवा एक ही घर में बैठे हों, जैसे कि मेष राशि और वृश्चिक राशि, मिथुन, मकर, इस तरीके से बन रही हो सदाष्टक में, सिंह राशि, मीन राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, ये सब 6-8 का संबंध बनाती हैं। धनु, कर्क और कुंभ, कन्या, तब ये अशुभ स्थिति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये मित्र हैं। अशुभ सदाष्टक है तो भाई ये रोग और मृत्यु भय देने वाला होता है विवाह के बाद। मैं समझा देता हूं। मानकर चलिए लड़के का जो जन्म है वो मेष राशि में हो और लड़की का जन्म कन्या राशि में हो जाए। अब देखिए यहां पर ये अशुभ है। क्यों अशुभ है? क्योंकि ये आपस में सदाष्टक योग बना रहे हैं, 6-8 का संबंध, और दोनों के जो स्वामी हैं शत्रु हैं। अशुभ है, बिल्कुल अशुभ है। अब सपोज कीजिए कि जो वर का चंद्रमा है वह वृषभ राशि में है और कन्या का जो चंद्रमा है वह किस राशि में है? वह यहां से 1 2 3 4 5 6 कौन सी? तुला राशि में है। अब देखिए तुला राशि इस राशि में। अब आप देखिए मन तो यहां भी सदाष्टक रहा है, लेकिन राशि स्वामी तो एक हो गए। तो कहने का अर्थ है अब ये अशुभ नहीं होगा।
इस दूसरी स्थिति में अशुभ नहीं होगा, इस पहली स्थिति में अशुभ था, अब ये अशुभ नहीं होगा, ये शुभ होगा। तो इसमें षडाष्टक दोष नहीं लगेगा। तो कैसे ही हम कब कब नहीं लगेगा, मैंने आपको बताया। मेष राशि वृश्चिक राशि का संबंध बने तो नहीं लगेगा। मिथुन जो कि बुध की राशि है, मकर जो कि शनि की राशि मित्र है, तो नहीं लगेगा दोष। सिंह और मीन का संबंध बने, देखिए सिंह और मीन का संबंध भी मैं आपको दिखा देता हूं कैसे बनेगा। सिंह राशि में चंद्रमा हो और यहां पर मीन राशि में चंद्रमा हो, तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर की राशि बनेगी, तो यह दोष नहीं लगेगा, ये सदाष्टक दोष इनको नहीं लगेगा। ये हमको इस तरह से ध्यान में रखना होगा। किस प्रकार से, कहने का अर्थ है कि 6 और 8 का संबंध खराब माना जाता है, अशुभ माना जाता है, रोग और मृत्यु भय देने वाला होता है। लेकिन यदि 8 में जो राशि है वो कन्या की है और वो राशि शुभ है, अशुभ नहीं है, मतलब आपस में मित्र हैं तो अशुभ नहीं है, या खुद है, खुद ही स्वामी है तो भी अशुभ नहीं माना जाएगा। टॉपिक आपको समझ में आया होगा, स्पष्ट हुआ होगा। चलिए अब हम देखते हैं 1 और 7 की स्थिति को। 1 और 7 की स्थिति कैसी होती है? 1 और 7 की स्थिति देखिए, 1 7 की स्थिति में जैसे कर्क हो गया, मकर हो गई, सिंह और कुंभ हो गई, इन राशियों को छोड़कर बाकी सभी में बने तो अच्छा रहेगा। कहने का अर्थ है कि कहीं पर 1 7 का संबंध, जैसे कि यहां पर अब वर का चंद्रमा कर्क में हो और कन्या का चंद्रमा अगर यहां पर हो, कहां पर, मकर में, तो अच्छा नहीं है, क्योंकि शत्रु है चंद्रमा और शनि। ठीक है, इसी तरीके से सिंह और कुंभ में भी हो तो भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी शत्रु हैं। तो 1 7 का संबंध बाकी सब में अच्छा है। अगर वर की कितनी हो, वृषभ राशि हो, तो कन्या की क्या हो सकती है? तो कन्या की यहां पर हमें क्या मिलेगी? वृश्चिक राशि, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी सब शुभ माने जाते हैं इस स्थिति में। केवल ये 2 कंडीशन जो हैं, जो शनि की और सूर्य की और चंद्रमा की बनती हैं, इनको छोड़कर। तो यहां हमने इस राष्ट्रक योग को समझ लिया। ये स्थितियों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। कुछ विशेष बातें, जैसे कि मैंने अभी आपको पहला पॉइंट बताया था नाड़ी दोष की कहानी, तो नाड़ी दोष एक राशि हो, एक नक्षत्र हो, एक चरण हो तब लगेगा। ध्यान क्या रखना है कि चरण अलग होने चाहिए। अगर चरण अलग हैं तो नाड़ी दोष नहीं लगता। एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब वर और वधू, इन दोनों में वधू के नक्षत्र से वर का नक्षत्र अगर दूसरे नंबर का है तो अत्यधिक अशुभ माना जाएगा। जैसे मानकर चलिए वर का नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र में जन्म हुआ किसी का, लड़के का अश्वनी नक्षत्र में, और लड़की का जन्म होता है बेशक राशि एक है भरणी नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में जन्म होता है, तब यह अशुभ होगा, बेहद अशुभ होगा। ये बिल्कुल ध्यान रखिए। तो यह अशुभ होगा। तो ये हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी बहुत आवश्यक हैं जब भी जन्म कुंडलियों का मिलान करें। बाकी कुछ विशेष बातें होंगी तो उनके लिए हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे। जब भी आप मिलान करें तो कुछ बातें ऐसे हैं जैसे कि वर और कन्या की अपनी अपनी जो जन्म पत्रिकाएं हैं उनमें आप आयु की सूक्ष्मता का विश्लेषण अवश्य करें। आयु कितनी रहेगी दोनों की, तो इसका ध्यान जरूर रखें।
एक दूसरे की कुंडली से भी आप आयु की जांच करें। यदि लड़के की कुंडली में कहीं विदुर होने का योग है तो उसी प्रकार देखें कि कन्या की कुंडली में कहीं विधवा योग है, वैधव्य योग है या नहीं, और ये होना बहुत आवश्यक है। और दोनों की में अगर इस तरह के दोष हैं तो वहां पर ये दोष समाप्त हो जाता है। अगर दोनों कुंडलियों में विवाह और विवाह से संबंधित सभी विषयों के लिए जो 7वां भाव है, पारिवारिक सुख सुविधा के लिए हम देखें 4था भाव, शयन सुख के लिए देखें हम 7वां भाव, संतति के लिए देखें 5वां भाव, कुटुंब के लिए देखें 2रा भाव, और इसी प्रकार जो भी अन्य विषय हैं उनके लिए अन्य भावों का सूक्ष्मता से परीक्षण करना बहुत आवश्यक है। लेकिन जब भी जन्म कुंडली मिलाएं तो सुख सुविधाएं भी आवश्यक हैं और पारिवारिक सुख भी आवश्यक है, तो वो 7वें भाव से, सुख सुविधाएं देखें वो 4थे भाव से, तो दोनों का 4था भाव का विश्लेषण करें। शयन सुख देखें तो वो 12वें भाव से, संतति के लिए देखें तो 5वें भाव को, और कुटुंब के लिए देखें तो 2रा भाव देखना बहुत आवश्यक है। इनमें कहीं कोई पाप पीड़ित तो नहीं है, स्वामी तो खराब नहीं है, सबको देखिए, जांच कीजिए, विश्लेषण कीजिए। एक बात का और ध्यान रखिए कि दोनों ही, चाहे वर है या कन्या है, दोनों की कुंडलियों में उनकी दशाओं को जोड़ देखिए। किसी मार्केस की दशा तो किसी पर नहीं चल रही है, किसी पर कोई 64वें नववांश का कोई दशा तो नहीं चल रही है। इस तरीके से इन सब बातों का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। और देखिए, कूट मिलान जिसको हम कहते हैं, जिसको देखकर आप कह देते हो भाई सब कुछ मिल गया, इसका मिलान तो आप सबसे अंत में करें। पहले जो मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं इनको देखना, पंचम देखिए, 2रे भाव को देखिए, 12वें को देखिए, 7वें को देखिए, 4थे को देखिए, ये तो बहुत आवश्यक है। इनको तो देखना ही देखना है, और आयु को भी देखिए। इसको देखने के बाद में तब कूट मिलान आपको करना चाहिए। दोषों को देख लीजिए, हर भाव के दोषों का मिलान कर लें। जिसकी जन्म पत्रिका में कोई भाव विशेष पीड़ित है उसका मिलान ऐसे व्यक्ति से करना चाहिए जिसकी जन्म पत्रिका में भी वह भाव पीड़ित हो। यह ध्यान रखिए, दोनों का वो भाव पीड़ित होना चाहिए। इससे क्या होगा, वो कट जाएगा दोष। जैसे कि मानकर चलिए जन्म पत्रिका में किसी लड़की की जन्म पत्रिका में आप मान के चले हम कि मंगल बैठ गए, मांगलिक दोष बना दिया। तो कन्या की कुंडली में भी देख लीजिए, वहां उस भाव में मंगल बैठे हों तो फिर दोष कट जाएगा। ये ध्यान रखिए। अब 7वें भाव में अगर मंगल है दोनों के में, तो यहां पर कोई भी, अगर मंगल की जगह कोई भी अशुभ राहु हो, केतु हो, शनि हो, जो भी अशुभ ग्रह हो वो भी बैठ जाए। एक की में मंगल बैठे, दूसरी की में उसी भाव में राहु, केतु, शनि, इनमें से कोई भी बैठा हुआ है, पापी ग्रह बैठा हुआ है, तो ऐसा बैठने से उस भाव में जो मांगलिक दोष है उसका निवारण हो जाएगा, वो कुंडली में फिर परेशानी नहीं आएगी। तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। एक बात का और ध्यान रखिए कि जन्म कुंडली का जो 2रा भाव है, जन्म कुंडली का 2रा और 7वें भाव में अगर पापी ग्रह स्थित होते हैं, ध्यान रखिए, 2रे भाव में और 7वें भाव में अगर पापी ग्रह बैठे होंगे, अच्छे खासे पाप पीड़ित कर रहे होंगे, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी से विछोह और दुख का कारण निश्चित होता। लेकिन यदि ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी का भाव इसी प्रकार पीड़ित हो, मान के चलिए जैसे इस कुंडली में तो पीड़ित है, यहां बैठे हुए हैं पापी ग्रह, यहां नहीं बैठे हुए तो अशुभ है। अगर यहां भी बैठे हुए हैं, ये भी पीड़ित हो रहा है दोनों का, तो फिर संतति, धन संपत्ति और वैवाहिक जीवन अच्छा जाएगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी आवश्यक है। कुछ नक्षत्रों का ध्यान भी रखना बहुत आवश्यक है।
नक्षत्रों का ध्यान कैसे रख सकते हो आप, उसको समझ लीजिए। देखिए, यदि लड़की कुछ विनाशकारी नक्षत्रों में जन्मी हो तो और पति से किसी संबंधी विशेष के लिए इसमें मृत्यु का कारण हो सकता है, उसको ध्यान में बहुत रखना आवश्यक होता है। तो जैसे कि किसी लड़की का जन्म अगर विशाखा नक्षत्र में हो और वे अपने पति के छोटे भाई के लिए मृत्यु का कारण या मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली होती है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे वर को ढूंढने का इस कंडीशन में प्रयास करना चाहिए जिसका कोई छोटा भाई नहीं हो। मिलान बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल इस आधार पर ही विवाह नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर यह दोष बन जाएगा, उसके छोटे भाई के लिए अशुभ हो जाएगी। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिए कि विशाखा नक्षत्र का अंतिम चरण या उसका जो पद है वह अशुभकारी परिणाम देता है, जबकि अन्य 3 पर कोई अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इस बात का ध्यान रखिए। ये कुछ मैं आपको विशेष जानकारियां दे रहा हूं। एक बात ध्यान रखिए, यदि वर हो या कन्या हो, इनका जन्म मूल नक्षत्र में हो तो यह माना जाता है कि इनके कारण उनके ससुर की मृत्यु होगी। अब ऐसा भी है तो ये कब बनेगा? जब मूल के प्रथम चरण में जन्म हो तो अधिक अशुभ माना जाता है। अंतिम 3 पदों में जन्म का कोई नहीं, कन्या हो या वर हो, दोनों की कुंडलियों में देख लीजिए तो ससुर की मृत्यु होती है। अब देखिए, मानकर चलिए ऐसी स्थिति बने तो कहां पर विवाह करें? जिसके ससुर ना हो वह ऐसी जगह पर विवाह कर दीजिए। ऐसे ही मानकर चलिए लड़की का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हो तो उसकी सास के लिए मृत्यु का कारण माना जा सकता है। अब यहां पर भी आश्लेषा नक्षत्र का प्रथम चरण ही अशुभ माना जाता है, यह ध्यान रखें। तो ऐसी जगह विवाह कर दिए जिस लड़के की माता जीवित न हो। तो यहां पर मृत्यु का अर्थ यहां मृत्यु तुल्य कष्ट भी है। यदि उपाय किए जाए तो वहां पर मृत्यु तुल्य कष्ट में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं तो यहां पर बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है। यह कहा जाता है कि लड़की का अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म होता है तो उसके पति के बड़े भाई के लिए वो हानिकारक होती है, अशुभ होती है। तो यहां पर क्या ऐसा प्रयास किया जाए वो लड़का खुद ही बड़ा हो। और देखिए, यह भी हमें देखना होगा कि ज्येष्ठा नक्षत्र का पहला चरण ही अशुभ होता है, बाकी का कोई प्रभाव नहीं होता, उसमें कोई विवाह में समस्या नहीं होती। मैंने यह चरण भी आपको बताए, स्थितियां भी आपको बताई। अगर आपको यहां पर यह वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और भी ऐसे ही विषयों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।